गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो मेरे संघर्षों के साथी रह चुके हैं और मेरे रूम पार्टनर थे। जो है कि इनका सिलेक्शन टीजीटी 2016, टीजीटी 2021 और बेसिक में 69,000 में इनका सिलेक्शन हुआ है और यह प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर में पोस्टेड हैं एज ए टीजीटी के पोस्ट पर इंग्लिश के पोस्ट पे हुए हैं। तो आज इलाहाबाद ऐसे आए थे तो हमने कहा कि आइए सर, आप जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ मेरे जो यूट्यूब साथी हैं और जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं उनको जो है कुछ आप अपना अनुभव बताएं। तो उनका नाम रंजीत यादव है। मैं सर से आग्रह करना चाहता हूं कि वो आएँ और जो है कि यूट्यूब मतलब जो है कि आप लोगों के बीच में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कैसे करें और टीजीटी में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके विषय में वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं रंजीत सर से आपका परिचय कराना चाहता हूं कि वो अपना परिचय आकर के दें और जो है कि वो जान लीजिए कि यहाँ लोग एक नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, ये 3 नौकरी पे जो है कि पा चुके हैं और चौथी की तैयारी कर रहे हैं। सर आप आइए और अब बात। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत स्वागत है इस यूट्यूब के मंच पर। और जैसा कि अभी दिनेश भाई ने बताया है कि हमारा चयन जो है 2016 के विज्ञापन में हुआ था, तो हम 2016 में ही इलाहाबाद आए थे। तो दिनेश भाई हमको ओझा सर के यहाँ ले गए कोचिंग में। तो ओझा सर के मार्गदर्शन में पहले दिन हमको डेमो क्लास मिला था ओझा सर का, और उस दिन क्लास हमको बड़ा अच्छा लगा। कई लोगों ने हमको बताया कि आप किसी दूसरे के यहाँ जाइए, उनके यहाँ जाइए, लेकिन मैं किसी के पास गया नहीं। एक ही क्लास में डेमो किया था सर का, ओझा सर के यहाँ से, जो हमारे परम आदरणीय गुरु जी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, जिनके सानिध्य में हमने 2016 की तैयारी की और जनरल कैटेगरी में अपना सिलेक्शन किया। ऑल यूपी में 357 रैंक थी हमारी, 357 रैंक थी। तो उसमें ओझा सर का बड़ा योगदान था तैयारी कराने में, और हम लोग उनके सानिध्य में रहे जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग रहे और उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया था हम लोगों के लिए कि जो गांव से दूर दराज से जो बच्चे आते हैं वो कैसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी तैयारी करें, जो छोटी छोटी कमियां हैं कैसे उसको दूर करें। ये सब बता करके उन्होंने कई बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया, उसमें मैं भी था। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ओझा सर के सानिध्य में हम लोग रह करके बड़े अल्प समय में, जब विज्ञापन आया तभी हम लोग आए, तो एक ही परीक्षा जब तक नहीं हुई तब तक रुके हुए थे। तो परीक्षा देने के बाद हम लोगों का फिर चयन हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर विद्यालय अलॉट हुआ, ज्वाइन किए। तो ये ओझा सर का एक बड़ा अच्छा फंडा था कि आप बेसिक से शुरू कीजिए, जो भी आपको आता है उसका बार बार रिवीजन करिए, बार बार पढ़ते जाइए। पढ़ी हुई चीज़ों को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन छोड़ने पर वो थोड़ा सा भूल जाती है। तो सर के यहाँ हम लोग 1 साल कोचिंग किए, तो बहुत सारा अनुभव और ज्ञान हम लोगों को मिला, जो भी आगे तक वो चल रहा है। और उन्होंने शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ हैं, मिल्टन हैं, जॉन गाल्सवर्दी हैं, जितने भी राइटर हैं इंग्लिश टीजीटी के, बेसिकली हम लोग टीजीटी की कोचिंग के लिए ही आए थे सर के यहाँ। तो पढ़ा हम लोगों ने, तो बड़ा अच्छा अनुभव मिला उनके यहाँ से। जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसके बारे में भी पढ़ा। तो फॉर्म्स एंड मूवमेंट है और सारी चीज़ें अलग अलग करके वो सर हम लोगों को पढ़ाए थे। तो सबसे पहले ओझा सर हम लोगों को शेक्सपियर के बारे में पढ़ाते थे, और शेक्सपियर के बारे में बड़ा अच्छा लगा पढ़ करके कि एक बार सर के पढ़ाया गया, जो उनके द्वारा जो पढ़ाई गई चीज़ें थी वो क्लियर हो जाती थी।
और एक मिनट। तो पहली क्लास जो होती थी हम लोगों की वो विलियम शेक्सपियर की होती थी। तो थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में हम लोग रिकॉल करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विलियम शेक्सपियर, हु इज़ द प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, आप कह सकते हैं, आथर भी कह सकते हैं एलिजाबेथन पीरियड के। और उनका थोड़ा सा लाइफ स्पैन हम लोग देखेंगे, उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं उसके बारे में देखेंगे, कुछ प्ले के बारे में, थोड़ा सा उनकी जो इम्पॉर्टेंट लाइंस वगैरह हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और इनका जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन चक्र है इनका, कब से चला है। तो ये था 23 अप्रैल 1564 से, और जिस दिन ये बार्न हुए थे उसी दिन इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये 23 अप्रैल था, और 1616 में इनका इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी। तो ये विलियम शेक्सपियर वाज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था और माता का नाम मैरी आर्डन था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक विद्यालय में हुई थी। और इनका जो विवाह था वो 1582 में सार्टरी विलेज की एक महिला थी जिनका नाम था एन हैथवे, हु इज सीनियर टू हिम 8 ईयर, और वो 8 वर्ष इनसे बड़ी थी। मैरी आर्डन इनका नाम था, और ये 8 वर्ष इनसे सीनियर थे। फिर 1583 में क्या होता है, 1583 में एक सुसन्ना, इनकी जो फर्स्ट डॉटर है, शी वाज बॉर्न ऑन 1583। देन 1585 में हैमनेट एंड जूडिथ ट्विंस और बॉर्न, 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम हैमनेट और जूडिथ था। और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से इन्होंने 1587 को लंदन छोड़ दिया। ही वाज लेफ्ट द लंदन इन 1587। वो 1587 को लंदन छोड़ के चले गए, और एक नाटक कंपनी थी जिसको वर्वेज कंपनी कहा जाता था, उसमें भाग लिए। फिर वहाँ से इनके लिटरेचर का जो सफ़र है वो शुरू होता है। और लिटरेचर में इन्होंने कई सारी उत्कृष्ट रचनाएं दी हैं, जिसमें और 1587 से 1611, मतलब 1587 टू 1611 जो पीरियड था, इज़ द ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी ड्रामेटिक कैरियर। तो जो 1587 से 1611 तक का जो उनका ये ड्रामेटिक कैरियर था, ड्रामा लिखने का, वो बड़ा अच्छे से चलता रहा। और फिर इनकी रचनाएं एक के बाद एक आती गई, और इन्होंने पुराने जो ड्रामेटिस्ट थे, जो इनके राइवलरी थे, उनको पछाड़ते हुए आगे निकले। इनकी ड्रामा को बड़ा पसंद किया जाता था वहाँ इंग्लैंड में। उस समय ड्रामा धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। तो जब इनकी रचनाएं आई तो लोग बड़े जिज्ञासा, बड़े क्यूरियस होकर के इनकी प्ले को, इनकी ड्रामा को लोग देखते थे। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ड्रामा का जो क्रेज़ था वो थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। और इनकी जो कुछ खास रचनाएं हैं जिसके बारे में, जिससे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, वो 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, जिसको हम आप 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 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, जि
हुक्कम के नाम से जानते हैं। और ये पहला क्या था, हैमलेट था। फिर उसके बाद ओथेलो था। फिर जो तीसरा था वो है, इसकी कहानी तो आप बड़े अच्छे से पढ़े होंगे, किंग लियर। और ये चौथा जो है, तो ये जो फोर ग्रेट ट्रेजिडी है, ये चारों ट्रेजिडीज विलियम शेक्सपियर को बड़ा नेम फेम दिया था। और हैमलेट, अगर आप बात करेंगे हैमलेट की, तो हैमलेट ट्रेजिडीज में ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजिडी है विलियम शेक्सपियर का, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजिडी है ये। और वहीं अगर मैकबेथ की बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी ट्रेजिडी है। लेकिन जब आप पूरे प्ले की बात करेंगे, पूरे इनके शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किए गए सारे प्ले की बात करेंगे, तो वहाँ कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ द शार्टेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। जो सबसे शार्टेस्ट प्ले है, सबसे छोटा नाटक है, वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो ये इसके बाद इनकी एक आती है ट्रेजी कॉमेडी है, जो काफ़ी पढ़ा गया है। और ट्रेजी कॉमेडी के बारे में देखेंगे तो जिसका स्टार्ट ट्रेजिक से होता है, थोड़ा उसका शुरुआत दुखांत होता है, फिर उसकी एंडिंग जो होती है वो हैप्पी होती है, इसीलिए उसको ट्रेजी कॉमेडी कहा गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस को। और एज यू लाइक इट जो है वो पास्टोरल रोमांस है, पास्टोरल कॉमेडी है इनके। उसमें सेफर्ड को दिखाया गया है, क्रॉस ड्रेसिंग का रोल उसमें दिखाया गया है, जेंडर चेंजेस का भी रोल दिखाया गया है कि हीरोइन हीरो का रूप लुक धारण कर के उसमें आती है, ये है। और कुछ रचनाएं इनकी जो बड़ी फेमस हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो जैसे हैमलेट का है, टू बी आर नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, कि जिएं कि मर जाएं, ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है, उसके समझ में नहीं आता है। और ये तब की लाइन आती है जब वो ही केम टू केम बैक फ्रॉम डेनमार्क से वापस आया, तो उसको पता चला कि उसकी माँ शादी कर ली थी उसके अंकल से, तो उसको बड़ा शाक जैसा लगा। तो उस समय ये कहता है टू बी या नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, जिया जाए या मर जाए, कोई उसमें अंतर नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है। और पोलोनीज से अपने लड़के को कहता है कि नाइदर बारोवर नार लेंडर बी फार लोन ऑप्ट लोसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि अपने लड़के को लाइटिस को समझा करके भेजता है कि न कभी उधार लेना न कभी उधार देना, क्योंकि उधार की वस्तु वो भी चली जाती है और अपना दोस्त भी चला जाता है। तो इस तरह से काफ़ी रचनाएं हैं विलियम शेक्सपियर की। आप सानेट पढ़े होंगे, 154 सानेट है, जिसमें डार्क लेडी को भी एड्रेस किया गया है, और उनके जो शेक्सपियर के फ्रेंड थे अर्ल ऑफ हेनरी रिक्सले, उनको भी किया गया है, गार्ड ऑफ क्यूपिड को भी किया गया है। तो ये है। उसके बाद उनकी एक वीनस एंड एडोनाइस है, लव स्लेवर लास्ट है, और फिनिक्स एंड टर्टल है, रेप ऑफ द लुक्रीस है। तो ये काफ़ी सारी रचनाएं हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और शेक्सपियर के बारे में डीपली नॉलेज रखिएगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर से हर बार लगभग 15 to 20 क्वेश्चन राइज करता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपको अपनी कमांड बना के रखना है तो विलियम शेक्सपियर को बड़े मजबूती से याद करके चलना है, तो वहाँ से आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर से सरल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कठिन भी। और आप बैक फुट पे तब आते हैं जब आपसे सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो सबके गलत नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी सर के मार्गदर्शन में आप रहिए, पढ़िए, और बेस्ट ऑफ लक सभी को, जितने भी
एस्पिरेंट हैं टीजीटी पीजीटी के, सबको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे एक निवेदन है मुझे आपसे कि जो भी मेरे टीजीटी और पीजीटी के मेरे भाई बहन हैं, उनको आप ये बताइए कि टीजीटी पीजीटी के लिए हम ग्रामर और लिटरेचर में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, और कम समय में हम क्या पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम मिनिमम ये मान चलिए 1 से 1.5 महीने टाइम है, जो कि 21 और 22 जुलाई को एग्ज़ाम जो प्रस्तावित हैं, अगर पोस्टपोन भी होता है तो 10 से 15 दिन होगा, उससे ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, तो मान चलिए 1.5 महीने का टाइम है। तो 45 दिन में कम समय में हम कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और जो है कि इसको हम कहते नहीं आपदा को हम कैसे अवसर में मतलब तब्दील करें, जो है कि हम कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, या किसी कोचिंग का नोट्स हम अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी क्या करें, प्रैक्टिस करें, उसके विषय में थोड़ा मेरे जो प्रिय मित्र हैं, साथी हैं, मेरे यूट्यूब के साथी हैं, उनको आप थोड़ा बताएं सर। देखिए कम समय के लिए इसके पहले तो मान लीजिए आप सर के सानिध्य में थे, ओझा सर के जो कोचिंग है द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश, तो वहाँ आपने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया होगा। जैसे विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन मिल्टन हैं, जॉन गाल्सवर्दी हैं, तो इन सबको बड़े डिटेल में आपको पढ़ लेना है। बाकी बात ये रही कि जब परीक्षा का समय आता है तो आपको केवल रिवाइज करने पर, रिवीजन करने पर ध्यान देना है। ग्रामर जैसे रेन मार्टिन आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी, तो रेन मार्टिन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप पूरा कर डालिए, और जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको कई बार पढ़िए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार आप पढ़ेंगे तो याद होता जाएगा। हर बार पढ़ने से आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी, उसी लाइन में रहेगी, इसके पहले आपको नहीं पता चल पाया, बाद में पता चल पाता। तो बार बार पढ़ने से हर लाइन में एक नई चीज़ आपको मिलती है। और बाकी रही ग्रामर की बात, तो ग्रामर में देखिए जितना ज़्यादा आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता जाता है। क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि 1-2 बार पढ़ने से थोड़ा सा भूलने लगता है, तो बार बार आप उसको रिवाइज करिए ग्रामर को। रेन मार्टिन में जितने भी एक्सरसाइज दिए हैं उसको पूरा कर डालिए। केपी ठाकुर है आपके पास तो उसको पढ़ डालिए। बाकी बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। हाँ, किताबें कम पढ़िए, एक ही किताब 2 किताब पढ़िए, लेकिन आप उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि किताब बार बार बदलने से आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। एक ही किताब को जब आप बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ नए जो तथ्य हैं, चीज़ें हैं, वो आपको मिलती रहती है। और रही बात ही जैसे अगर आप एमबी बुक का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसका पेपर वहाँ दिया रहता है, तो वो आपको ग्रामर पोर्शन के लिए काफ़ी मदद करती है। उसमें से आपको सारा वन वर्ड है, इडियम फ्रेज है, कॉमन एरर है, एंटानिम सिनानिम है, फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी चीज़ें, कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच भी वहाँ से मिल जाता है। और ये अनसीन पैसेज है। तो बहुत, अगर एक दिन में आप, जैसे मोटी तो बहुत है किताब, हो सकता है समय आपके पास कम रहे, तो एक दिन में अगर आप एक ही एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करते हैं, नहीं भी कर पाते हैं तो 2 दिन में करिए, लेकिन उसको पूरा बड़े अच्छे से डीपली में जाइए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, करिए, तो बड़ी मदद मिलेगी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में। और एक आप रोज़ की एक दिनचर्या बनाइए कि हाँ, हमें आधे घंटे वन वर्ड पढ़ना है या एंटानिम सिनानिम पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा सभी जो टॉपिक है उसको टच करते रहना है। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं, 6 से 7 घंटे पढ़ लिए आप रेगुलर, ये कंटिन्यूटी आपकी अगर बनी रही तो सफलता आपसे दूर नहीं भागेगी। आप एक न एक दिन ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। बस एक यह है कि एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर निरंतरता बाद में टूटती है, क्या होता है कि हमारे कई साथी, कई दोस्त इलाहाबाद में तैयारी के लिए आते हैं, तो वो विभिन्न परीक्षाओं की तरफ भागने लगते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया, उसको भर दिए, तो 1-2 साल उसकी परीक्षा हुई नहीं, तब तक रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ गया, तो इसको छोड़ के उधर भाग गए। कभी बीडीओ का आया तो इसको छोड़े वहाँ चले गए, लेखपाल आया तो वहाँ चले गए। तो इस तरह से जो अपना एक रूट चेंज करते हैं बार बार,
तो वो दिक्कत होता है, क्योंकि आप 6 महीने इसकी तैयारी किए, फिर वो आ गया विज्ञापन, उसमें चले गए, फिर इसमें चले गए, तो बार बार ट्रैक बदलना भी कहीं न कहीं आपको असफलता से दूर ले जाता है। तो इस चीज़ से अब हमको आपको बचना होगा। अगर जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करनी है, तो एक ही चीज़ पर, एक ही विषय पर, एक ही विज्ञापन पर जिस पे आप फ़ोकस करना चाहें, चाहे वो वनडे का हो, चाहे टिस्टी-पिस्टी का हो, कोई भी हो, एक ही पे आपको चलना है। तो इससे क्या होगा कि आप सफलता को बड़े जल्दी अचीव करेंगे। एक्सरसाइज़ रोज़ आपको करना है, कोई प्ले शेक्सपियर का पढ़ लिए तो उसके लाइन याद करते रहिए, और जब आप उसके लाइन के अर्थ को समझ के याद करेंगे तो कभी भूलता नहीं है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो बड़ी जल्दी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बाकी ओझा सर है ही, उनके यहाँ सानिध्य में रहिए तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। यही सब फंडा है जो हम लोगों ने भी अपनाया था। अच्छा सर, इस वजह से हम मानते हैं कि 45 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर हम डिटेल स्टडी करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा जाएगा। तो हमको मतलब 45 दिन के लिए 60 टाइम बचा है। तो हमको मतलब क्या इसमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जो है कि हमको डिटेल स्टडी जो डब्ल्यू जेलांग है, एम एच अब्राहम हैं, रेन मार्टिन हैं, या एम बी का भी आपने जो नाम लिया, या जो है कि एक वर्ड पावर की आती है नॉर्मन लेविस की, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, मतलब या हैंडबुक, हमें इस समय जो हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, ग्रामर पोर्शन के लिए अगर आप एमबी बुक को टच करते हैं तो एमबी बुक से बेहतर कुछ नहीं होगा इस कम समय के लिए, क्योंकि नॉर्मन लेविस पढ़ने के लिए काफ़ी समय चाहिए आपको, उसका डिटेल स्टडी करना, फिर तैयार करना, समय चूँकि आपके पास कम बचा है। तो जो डब्ल्यू जेलांग है, यदि आप उसको पढ़ना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा पढ़िए। उसका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है उसकी किसी के बारे में कही गई है, कोई असर्शन है तो उसको आप नोट कर लीजिए। बाकी कोई रचना है, उसका ऑथेंटिक डेट उसमें दिया, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम करीब आने पर ये डिटेल स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक्सरसाइज की कोई नोटबुक लीजिए, या सर के माध्यम से किसी कोचिंग से लीजिए, तो उसका पूरा हल करिए। जो भी चीज़ें आप गलत होती है उस एक्सरसाइज में, उस टेस्ट पेपर में, आप उसके पूरे टॉपिक को डिटेल से फिर से पढ़िए और ढूंढिए कि हमारी गलती कहाँ हुई है, तो उसको मेंटेन करिए। फिर अगले टेस्ट में देखिए, अगर कोई दूसरा टॉपिक आपसे गलत हो रहा है, एरर हो रहा है, तो फिर आपको उस पर जा कर के वहाँ थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो टॉपिक आपसे नहीं क्लियर थे वो भी क्लियर हो गए, जहाँ गलती हो रही थी वो भी सही हो गया। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी तैयारी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अर्जित कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि परीक्षा जब नज़दीक आ गई, अगर तब चले हम डब्ल्यू जेलांग पढ़ने या हडसन पढ़ने या और मोटी मोटी जो किताबें हैं, तो समय हमारा नहीं जा पाएगा वहाँ तक। तो इसलिए उससे बचने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर ही रहे हैं तो उसको पढ़े ही होंगे, तो एक बार थोड़ा सा कोई भी प्ले उठाइए, आप उसकी कहानी को समझिए, ध्यान लगाइए। अगर आपका ध्यान कहीं भटक गया तो फिर से खींचिए उस लाइन तक कि इसके पहले हम क्या पढ़े हैं, उस कहानी को समझिए, और उसके जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में समझिए, एक्ट के बारे में समझिए। जब कहानी को आप जोड़ते हुए देखेंगे तो एक्ट ज़्यादा क्लियर होता है, उसमें एक्ट बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसकी लाइन को, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना होता है। तो इन सब चीज़ों को करिएगा तो निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सफलता से नज़दीक आ जाएंगे और सफलता को अर्जित कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सफलता से दूर भागेंगे। तो ये एक आपका निश्चित समय होना चाहिए कि हमें 5 घंटे 6 घंटे जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना ही है। ऐसा नहीं किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन सोने में बिता दिए कि बड़े थक गए हैं, 2 दिन सो लिए। तो ये चीज़ें नहीं करना है। लाइन तो बड़े अच्छे से पढ़िए, विलियम शेक्सपियर की है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जॉन मिल्टन की है, जॉन गाल्सवर्दी की। अब तो इस नावेल की, उनके ड्रामा की लाइन भी पूछी जा रही है, कैरेक्टर भी माइनर उठा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेजर प्ले के जो माइनर कैरेक्टर हैं उनको ध्यान रखना है, जो माइनर प्ले हैं उनके मेजर कैरेक्टर को ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को जब आप याद रखेंगे तो वो सफलता काफ़ी
नज़दीक आ जाएगी आपके पास, और एक दिन आप जिस काम के लिए आप इलाहाबाद आए हैं उसको अचीव कर लेंगे, फिर हंसते खेलते अपने घर चले जाएंगे, आपका परिवार भी खुश होगा। तो इसी बातों के साथ ध्यान रखिएगा क्या क्या करना है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर के मेरे जो प्रिय मित्र और जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, आपने अपना अनुभव बताया। आप जो है कि यूपी टीजीटी 2016 में आपने 237 रैंक ला करके ऑल ओवर यूपी जनरल रैंक आपने लाया, 357 रैंक। और आप जो है कि टीजीटी 2021 में भी आप वेटिंग लिस्ट में आपका चयन हुआ था, और 2018 में जो वैकेंसी आई थी 69,000 में भी आपका जो है कि चयन हुआ था। तो आप जो है कि सफलता की आपने हैट्रिक लगाया। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको। और आप कम समय में तैयारी कैसे करें और अपने आप को कैसे हम प्रिपेयर रखें, अपने अंदर कितने हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।